नाज़रीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम जहां मुख्तलिफ महकमों से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं, जहां हम रोज़मर्रा के मामलात के सिलसिले में बात करते हैं, जहां हम सेहत से मुत्तलिक कई तकालीफ के सिलसिले में बात करते हैं, वहीं जो यहाँ पे इस वक्त तरक्याती मंजरनामा है जम्मू कश्मीर का, उस सिलसिले में भी हम आपको आगाही देते हैं। चूँकि हमने हाल ही में बात की कि सैलाब से जो यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा आवाम को, जो तबाही हुई, जो नुकसान हुआ, उस पर हमने बात की। क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमने बात की, और साथ रिसेंटली जो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारी महिलाओं के लिए जो हुए, जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शुरू की, उनकी सेहत की देखरेख के सिलसिले में, उस सिलसिले में हमने बात की। लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे अब एक सीरीज़ के तहत कि जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, उनमें मौजूदा किस तरह का मंजरनामा है डेवलपमेंटल सिनेरियो के हवाले से, वर्कर्स के हवाले से, किस तरह का तरक्याती मंजरनामा है। जब से सरकार हमारे वजूद आई, जो मुतल्लिका MLAs हैं, उन्होंने किस तरह के अमूर अंजाम दिए, लोगों को किस तरह की एक्सपेक्टेशन उनके साथ है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ किया गया, और ख़ुसूसी तौर जो लोग हैं, जो आवाम है, आपके जितने भी सवालात हैं, उन सवालात को लेके हम अब इस सीरीज़ में बराह रास्त कंसर्न जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनके MLAs तक पहुँचेंगे। और आज हम बात करना चाहेंगे हबकदल कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुत्तलिक। चूँकि आप जानते हैं कि हबकदल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस वक्त जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एडवोकेट शमीम फिरदौस साहिबा है, जो इससे पहले चेयरपर्सन विमेंस कमीशन भी रही है, और इस वक्त प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर विमेंस विंग नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इसके साथ साथ जो असेंबली की तरफ से मुख्तलिफ कमिटीज़ होती है, चाहे अगर हम बात करेंगे एस्टिमेट्स कमेटी की, या इसके बगैर भी बहुत सारी कमिटीज़ होती है। इस वक्त मैडम एडवोकेट शमीम फिरदौस साहिबा चेयरपर्सन है एस्टिमेट्स कमेटी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल तशरीफ़ रखे हुए हैं एडवोकेट शमीम फिरदौस साहिबा हमारे स्टूडियो में। आप हमारे स्टूडियो में आए जहां भी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जो आपने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर बात करें। जिस तरह से अभी हमने बात की कि हम अब जो इस वक्त तरक्याती मंजरनामा है, जो इस वक्त तरक्याती कामों की पेशरफ्त है, मुख्तलिफ महकमे हैं, PHE है, या इसके साथ साथ हम तालीम के शोबे की बात करेंगे, बाकी चीज़ों की बात करेंगे। आगाज़ में आपसे जानना चाहेंगे कि आपको जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरपर्सन की हैसियत से भी नामजद किया गया है, और हाल ही में आपने कई जगहों का दौरा किया। इसके जो बाकी मेंबरान हैं इस कमेटी के, MLA राजपुरा है, बीरवा है, गुलमर्ग है, तो आपने जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी जगहों का आपने दौरा किया, आपने देखा, क्या कुछ पाया आपने, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और क्या कुछ किया गया है, आपकी रिएक्शन। आपने जो पहले ही PHE का जो मुझे लगता है सामने मंजरनामा पेश किया है, तो अच्छी बात है। हमने यहाँ पे देखा कि जो PHE डिपार्टमेंट, जो लगता है बहुत ही जो पानी की किल्लत रही है शहर श्रीनगर में, हद से ज़्यादा। बल्कि आपको शायद ये भी मालूम होगा कि बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बदल दिया। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने।
रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, वो डर से अपने तू गेम बदल दे। JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। भी हुए हैं जो डाउन टाउन एरिया है वहाँ पे अभी भी पानी की बड़ी शदीद किल्लत है। तो इस बारे में फिर हमने PHE डिपार्टमेंट को बुलाया, वहाँ पे एस्टिमेट कमेटी की वसातत से हमने उनको असेंबली में बुलाया। तो हमने उनसे पूछा कि अगर इतने साल हो गए, बेशक हम मुझे लगता 8-10 साल से हम आउट ऑफ पावर ही थे, लेकिन इतने सालों में उन्होंने क्या किया है। और कम से कम जो कश्मीर है, और ख़ास कर मैं श्रीनगर की बात करूँगी, जो काफ़ी इस वक्त मुश्किलात में है पानी के, जो आपने ये पूछा पानी के मतलब, तो मुझे खुद भी इस बात का एहसास था। मैं खुद भी कई जगहों पे गई हूँ, वहाँ मैंने देखा पानी जो सफ़ेद कलर का होता है वो इस तरह का इसमें ये कलर नहीं होता था, बल्कि हल्का सा येलोइश वो मैंने पाया। और उसमें ऊपर से उन्होंने बहुत शिकायत की एरिया के वहाँ के लोगों ने, कहा इसके ऊपर से झाग थोड़ा सा होता है, तो इसलिए ये हमें मशकूक सा लगा। और बहुत सारे लोगों ने ये भी शिकायत की कि ये जो पानी है जब हम पीते हैं उसमें एक पानी की न खुशबू होती है और न ही बदबू होती है। पानी तो बिल्कुल पानी की तरह ही साफ शफाफ होता है, लेकिन इसमें उनको कुछ थोड़ी सी स्मेल आती थी। तो उसमें हमने उनको बुलाया, यही कुछ बातें थी। और बहुत सारे जगहों पे जो बूसीदा पाइप्स है उनको चेंज नहीं किया गया है, और किसी किसी जगह पे ये जो पाइप वाटर पाइप्स थी वो खस्ता हो गई थी। तो वो ड्रेन्स के जो ज़मीन के सतह के नीचे जो बिछाई गई थी, उसमें ड्रेन का जो ड्रेन्स है उनका पानी उनमें चला जाता था। तो इसलिए हमने उनको बुलाया और कहा कि आप हमें दिखाइए। तो ये मीटिंग हमने इस बारे में की थी और उनको बुलाया था। फिर उसके साथ ही हमने वहाँ पे निशात का भी दौरा किया, और जो यहाँ पर है STP जितना भी है श्रीनगर में, उसका भी देखा हमने कि कहाँ कहाँ पर क्या गलतियाँ हैं। वैसे जो निशात का है उसमें मैंने देखा ज़्यादा, उसमें हकीकत यह है कि मैंने वहाँ पे ज़्यादा तरक्की काफ़ी मैंने देखी। वहाँ पे पानी साफ शफाफ था। हमारे साथ वहाँ के ऐसी साहिबा थी, चीफ इंजीनियर भी थे, सभी थे, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे छोटे छोटे कुछ हमें लगा कुछ मलबा सा लगा किसी किसी जगह, लेकिन उसके साथ साथ वो उन्होंने वो कैसे वो साफ करते हैं वो भी उन्होंने वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन रखी थी, उनका जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वहाँ पे क्या नाम है इसका, निशात से पहले ही अपर एरिया में है, निशात के साइड से। और दूसरा है जो ब्रेन के साथ ही है, और यहाँ पर भी है बाबा डैम में भी, वो भी हाँ बाबा डैम का तो थोड़ा सा वहाँ से कुछ ऐसी शिकायतें आई है कि वो बहुत ही पुराना है और उसमें अभी काम करने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से अभी जो सरकार के पास बाज़ाब्ता रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि जो भी कभी कोई कमेटी नामजद होती है असेंबली की तरफ से, चाहे अगर हम इस एस्टिमेट्स कमेटी की बात करेंगे, एस्टेट्स कमेटी इनफैक्ट वो भी बनती है, या बहुत जब भी कभी सरकार की तरफ से कोई प्रोग्राम आता है उसको ग्राउंड लेवल पे अमल दरामद करने के सिलसिले में फिर बाज़ाब्ता कंसर्न ऑनरेबल MLAs की तरफ से कमिटीज बनती है कि उसको देखा जाता है, फिर बाज़ाब्ता उसका रिपोर्ट बनता है, फिर रिपोर्ट सरकार की तरफ से पेश किया जाता है। क्या हम कोई इस तरह का रिपोर्ट बन गया? जी वो किसी किसी जगह तो मोस्टली, किसी किसी जगह नहीं, जब भी हम मीटिंग लेते हैं तो फिर हमारी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन जाती है, जो भी हम देखते हैं इनमें से ये कमी है या कहाँ पर कितना और पैसा खर्च करना चाहिए, कहाँ पर क्या कमी है, चाहे पाइप्स नहीं लगानी है, चाहे इसको नई रिजर्वर्स लगाने हैं, तो उसके लिए हम रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नमेंट को। और वो इंशाल्लाह वो मुझे लगता है कि फिर
वैसे मीटिंग लेते लेते ही तो हमारे काम हो जाते हैं, लेकिन फिर बाज़ाब्ता तो जब असेंबली आती है, जो उसके बाद जो असेंबली सेशन होता है उसमें हम अपना बिल्कुल हमने प्रोग्राम का 1/3 हिस्सा इस पे किया, लेकिन आपको अपने इलाके के लोग देख रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि हमारे मसाइल के हवाले से कब बात होगी। बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे इशूज जो आपने कुछ हल भी किए, कुछ पाइपलाइन में भी है, कुछ का जिक्र हम करना चाहेंगे। अगर हम हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, जैसे अभी हम PHE का ही जिक्र करेंगे, PHE हेल्थ इंजीनियरिंग जो मुख्तलिफ स्कीम्स है जो बरबर शाह के पास है, तो उस सिलसिले में अगर उसकी हम बात करेंगे, क्या उस सिलसिले में कोई आपकी तरफ से पेशरफ्त की गई है, उसको तामील किया गया? क्या बरबर शाह का जो हमने प्रोग्राम रखा था उसका हमने फाउंडेशन स्टोन भी डाला, मुझे लगता है 1 महीना पहले, लेकिन फिर काम दूसरे ही दिन उसकी शुरुआत नहीं हुई। उसमें कुछ प्रॉब्लम, रोड कट की प्रॉब्लम आ रही थी, वो R&B गवर्नमेंट को एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो, लेकिन उसमें वो लैग कर रही है। फिर मुझे खुद ही इसमें इंटरफेयर करना पड़ा R&B के साथ भी और इनको भी, इनके PHE के साथ भी। तो फिर वो उनके आपस में मुफाहमत हो गई और किसको कितने पैसे देने हैं कि किस डिपार्टमेंट की तरफ से, वो मैंने किया, तो वहाँ पे काम शुरू हो गया। मुझे लगता है इंशाल्लाह वो रंगील का पानी वहाँ से उसका गुजर होगा। वो हमने बरबर शाह नकाशपोरा से शुरुआत उसकी की और उसका फायदा मिलेगा बसंत बाग, गोंड मंदिर बाग, गोंड अहमद तक, मंदिर बाग वगैरह। और जो बरबर शाह जब गुजरते हैं हम फिर आगे आते हैं, क्या नाम है इसका, बागवानपोरा। बागवानपोरा से कुछ लेन बाय लेन जो है वो लेफ्ट साइड जाते हैं, पहुंचते हैं हम मंदिर बाग। मंदिर बाग के साथ ही एक एरिया है वो गोंड अहलमर है, लेकिन उसके बाद जो हमारा बसंत बाग वो रह जाता था, लेकिन उसके लिए मैंने इनको 4 लाख रुपए दिए आउट ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड। मैंने कहा इनको भी यही रंगील का पानी अगर इनको भी मिलेगा, तो अब उन्होंने वो माना। उन्होंने कहा लेकिन हमने उसमें किया है 67 लाख, वो जो बड़ा सा प्रोग्राम है, फिर उसमें मैंने वो 4 लाख रुपए दिए CDF में से। तो मैंने कहा ताकि ये बसंत बाग वालों को भी इससे एक और मुद्दे की तरफ हम बढ़ेंगे। अगर हम CDF की बात करेंगे, एलोकेशन की बात करेंगे, मुख्तलिफ फंड्स के हवाले से, देखिए इलाके में ज़्यादातर जो है क्या इनको कौन सी बुनियादी ज़रूरियात होती है लोगों को, आवाम को। हम राशन घाटों की बात करेंगे, ड्रेन्स की बात करेंगे, लेन्स की बात करेंगे, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आवाम को ज़रूरत है। अगर हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे और आपके हवाले से हम बात करेंगे, चाहे पब्लिक पार्क्स हैं, इसमें राशन घाट है, इसमें या उसके बगैर ड्रेन वगैरह है, उस सिलसिले में जब से आप आए, अब दोबारा आप देख रहे हैं, किन किन चीज़ों की तरफ आपने ध्यान दिया और क्या कुछ किया गया और क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए एक बात है, जब 7 साल पहले जब हमारी गवर्नमेंट, चूंकि मैं इससे पहले भी वहाँ की MLA रह चुकी हूँ, वहाँ पर उस वक्त जितने भी हमने प्रोग्राम रखे थे या जो कुछ हमने किया था, जैसे कि आपने पार्क्स की बात की, आपने राशन घाट की बात की, आपने ड्रेन्स लेन्स की बात की, वो बहुत ही हद तक मुझे इसमें कोई ये नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा कहूँ कि नहीं कहूँ, मगर हकीकत यह है मैंने बहुत ही देखा कि सारी पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पार्क जो हमने बनाए थे वो खस्ता हो गई थी, तो उनके लिए फिर हमें नए सिरे से ये जो CDF का है, तो मैंने उनको जो उनकी रिकन्स्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट, ताकि उनकी से फिर से डेवलपमेंट हो जाए उनको, उसके लिए मैंने उनको वागुजार इसमें से CDF में से पैसे किए। जैसे पार्क्स है फतेह कदल में 2-3 पार्क्स है वो किए हैं, जैसे कि यहाँ गदुद बाग में है, बहुत ही अच्छी, वहाँ के लोगों ने बहुत ही मेंटेन करके रखी थी, लेकिन बहुत हद तक वो खस्ता हो गई थी भी और अभी भी है, चूँकि अभी 8-9 महीने हो गए और 3-4 महीने ही हो गए जब हमारा ये जो CDF है वो गुजार हुआ। और आज से पहले हम जब CDF लेते थे तो हम यहाँ से लिखते थे कि ये होना चाहिए, फिर विद इन वीक्स टाइम उसका काम शुरू होता था। लेकिन अब चूंकि जब से ये UT वगैरह हो गया तब से हमें बहुत दिक्कतें इसमें आती हैं। इसमें टाइम मुझे लगता है 3 महीने का तकरीबन इसमें टाइम लगा, जब हमने इसके लिए पैसे दिए। अभी भी कुछ है पाइपलाइन्स में कुछ काम, तो वो इंशाल्लाह बात करना चाहेंगे हम। जैसे अगर हम बात करेंगे करण नगर इलाके की, बाकी
علاقوں کی سینیٹیشن کے حوالے سے بہت سارا کام انفیکٹ ہو بھی رہا ہے، لیکن ابھی اگر ہم سری نگر میونسپلٹی کی بات کریں گے، سنڈے کے حوالے سے بھی وہ دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں صفائی کرتے ہیں، وہاں پہ اس سلسلے میں انتظامات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کی خدمات کب حاصل کرتے ہیں ان علاقوں میں صفائی کے حوالے سے، چاہے ڈرینز کی صفائی ہے، چاہے باقی چیزوں کی ہے، اگر ہم کرن نگر اور اس کے ملحقہ علاقوں کی بات کریں گے؟ دیکھیے، جیسے کہ آپ نے کرن نگر کی بات چھیڑی ہے، کرن نگر بھی اس سے بھی اور زیادہ جو ہماری ڈرینز کی پرابلم تھی وہ ہے جو ہمارا حبہ قدل بربر شاہ کی وہاں کی ڈرین تھی، وہ پچھلے 7-8 سالوں سے ایسے ہی پڑی تھی. اور ہماری بابا ڈیم کی ڈرین تھی، وہ جب میں ایم ایل اے تھی تب ہم نے وہ ڈرین بنوائی. لیکن افسوس کا مقام یہ تھا کہ تب مجھے لگتا ہے ابھی ریسنٹلی ہی اس کا، جب میں کچھ بھی نہیں تھی اس وقت، ہم ایم ایل اے نہیں تھے، لیکن میں نے اس پہ کام کیا. اب تب جا کے وہاں پر میکڈمائزیشن وہ ہو گیا بابا ڈیم سے، اور وہاں سے بابا پورا وغیرہ وہ جو ایریاز ہے وہاں سے ڈرینز بالکل ہی خستہ ہے. اب جو آپ کرن نگر کی بات کر رہی ہے، وہ وہاں پر مجھے لگتا ہے وہاں سے پرابلم ہے، مگر اتنی بھی نہیں ہے. جو وہاں کے لوکلز ہیں، میں وہاں اکثر جاتی ہوں، جہاں پر مجھے لگتا ہے کمزوریاں ہے، میں نے اس کے لیے آؤٹ آف سی ڈی ایف سے ہی میں نے پیسے ان کو واگزار کیے تاکہ وہاں سے ڈرینز نئے سرے سے بنوائیں. وہ چونکہ بہت اچھا ایریا ہے، سڑکیں بھی اچھی ہیں، سڑکوں کے لیے بھی میں نے میکڈمائزیشن تقریباً ہم نے سب سے پہلے شروعات جب کی کرن نگر سے ہی شروعات کی. ہم نے 5-6 ایسی سب لینز تھی جہاں پر ہم نے وہ میکڈمائزیشن وہاں کیا. لیکن اب وہاں پہ ساتھ میں ڈرینز بھی ان پہ بھی وہ کام شروع ہوگا، لیکن ابھی ہوا نہیں. لیکن میں نے اس کے لیے پیسے واگزار کیے. بات کرنا چاہیں گے کہ اگر ہم بیلنس ورک کی بات کریں گے یا اس میں جو انفراسٹرکچر ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا، آپ کے اس اسمبلی انتخاب میں جو آپ کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے، اس میں یہ بتائیے کہ کس طرح کا سیناریو ہے. اگر سکولز کی ہم بات کریں گے، اگر زیندار محلہ سکول کی بات کریں گے ہم، دیکھیں یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو ہمارا ڈاؤن ٹاؤن ہے، میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات کروں، وہاں پر جتنے بھی سکول ہوا کرتے تھے وہ رینٹڈ ہاؤسز میں تھے. اور وہاں کے آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں کنجسٹڈ ایریا ہے، پرانے سٹائل کے مکانات ہیں، اور وہ انہی میں کوئی مکان لیتے تھے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان میں وہ رکھتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے. جب میں لاسٹ وہ اسمبلی ممبر تھی تو مجھے بہت شکایتیں آ گئی کہ بہت سارے لوگوں نے، جیسے ٹنکی پورا میں للدت کے وہاں للدت کے جہاں پر ہم نے بنایا اب میوزیم، وہاں پر گنپتیار وہاں پر بھی ایک سکول ہوا کرتا تھا، بسنت باغ میں 2 سکول ہوتے تھے. تو پھر یہ بہت ہی ان کے جو نازک حالت تھی اور بچوں کی زندگیاں جو تھے وہ بہت ہی خطرے میں تھی. وہاں کے جو اساتذہ وہ میرے پاس کئی بار آئے، کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی لائف بھی خطرے میں ہے اور ہماری بھی. پھر ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بات اٹھائی، ہم نے کہا ان کو کسی جگہ آپ بلڈنگ بنا کے دیجئے. لیکن اس پہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سکول ہی بند کیے. جتنے بھی میری کانسٹیٹوئنسی میں گورنمنٹ سکولز ہیں وہ بند کیے، اور پھر وہ ایک ہی سکول میں انہوں نے کوٹھی باغ میں ایڈجسٹ کیے بچ کو. ان کو بڑی پرابلم ہو گئی. تو اس وقت مجھے خیال آیا، چونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی کہا، جو حبہ قدل ایریا ہے وہ پرانے سٹائل کا بنا ہوا ہے، تنگ گلیاں ہے، تاریخ گلیاں ہیں، چھوٹے مکان ہے، اگر کوئی بڑا بھی ہے مگر صحن کمپاؤنڈ آپ کو نہیں ملے گا. تو پھر میں نے ایک لینڈ وہاں پہ لی، ایک مکان لیا، تو اس کو ہم نے گورنمنٹ سے پیسے ویسے دلائے، تو پھر ہم نے ایک سکول بنایا. شکر الحمدللہ وہ 8-10 سال کے بعد اب جب پھر میں آئی، میں نے واگزار باقی پیسے کروائے تو وہ کمپلیٹ ہو گئے، اور ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو وہ آگے ہم چلنا چاہیں گے. اگر ہم روڈز کی بات کریں گے، اگر ہم پرٹیکولر حبہ قدل جو اس کے ساتھ باب ڈیم روڈ ہے، تو اس سلسلے میں اس کا جو چاہے اس میں ورک تھا، چاہے اس میں نیا آپ نے کیا، کیا کچھ آپ نے اس سلسلے میں کیا یا کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہماری جو حبہ قدل نیا جو حبہ قدل برج ہے جب وہ بنا تو اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک پروپوزل رکھا تھا گورنمنٹ کے سامنے کہ بابا ڈیم سے برابر ہونا چاہیے ویا بابا پورا ایک سڑک جانی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کنجسٹڈ روڈ ہے، چکرال محلہ، مل پورا وغیرہ وغیرہ. لیکن حبہ قدل سے ہم نے روڈ وائڈننگ کے لیے فتح قدل تک رکھا. بیچ میں یہ ایک روڈ ہے بابا ڈیم بابا پورا، جہاں پر نام صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت بھی ہے.
تو ہم نے تقریباً مجھے لگتا ہے 50-60 مکانات ہم نے وہاں سے اٹھوائے تو روڈ بنا. لیکن 5 مکان تب سے آج تک، جب ہماری سرکار نہیں رہی پچھلے 8 سالوں سے، لیکن گورنمنٹ نے، پچھلی سرکار نے یا اس سرکار نے اس کے ساتھ ٹچ نہیں کیا تھا. مگر شکر، خدا کا شکر کہ اب میں آ گئی تو میں نے ان کو وہ پیسے بھی واگزار کروائے، اور وہ جو 5 مکانات وہ باٹل نیک اب وہ بنے تھے باٹل، اس وجہ سے ہمارا ایک روڈ ہی بند پڑا تھا. اب ان کو بھی، ان کے ساتھ ان کو لینڈ بھی دی ہم نے عیدگاہ سائڈ سے. اس کے لیے میں مشکور ہوں جو ہمارے اس سے پہلے سے ڈویژنل کمشنر نے، انہوں نے بہت حد تک ہمیں کوآپریٹ کیا، تو لینڈ دلائی، وہ لینڈ ان کو ملی. اور اب میں نے میگڈمائزیشن اس کو روڈ پہ بھی کیا. اب تھوڑا سا یہ رہ گیا ہے یہ پیچ، مکان 5-6 اٹھیں گے تو یہ ایک اور سڑک ملے گی. سوالات بہت ہے، کیونکہ آپ کو اپنا پبلک دیکھ رہا ہے، اپنے علاقے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے سوالات ان کی طرف سے آ رہے ہیں. اور ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم میگڈمائزیشن کی بات کریں گے، اگر پرٹیکولر نیو بابا روڈ کی ہم بات کریں گے، تو میگڈمائزیشن کا کیا صورتحال ہے؟ یا اگر اس بابا پورا کی ہم بات کریں گے جس میں آپ کے لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیا اس کا کام شروع کیا گیا ہے؟ کیا اس کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ آپ کا ریئیکشن؟ نہیں، جو بابا پورا ہے اس پہ تو کام شروع ہو گیا، وہ تو ختم بھی ہو گیا. اس میں نے ایک ہی ایریا میں تقریباً 37 لاکھ دے، جو بابا پورا جو علامہ صاحب کی زیارت کے سامنے ہے، جہاں پر مکانات اٹھے تھے. اور اس کے بعد جو بابا پورا امام باڑہ ہے، اس طرح بھی میگڈمائزیشن ہو گئی. اب یہ جو 4-5 مکانات ہیں جو رہ گئے تھے، جب یہ اٹھیں گے، جب وہ اٹھائیں گے تو زمین بھی ان کو دی، پیسے بھی دیے. اب یہ تھوڑا سا پیچ رہ گیا، تو وہ جب اٹھائیں گے تو اس میں بھی ہم یہ، چونکہ اس وجہ سے ہمارا ایک روڈ بند پڑا ہے، یہ اٹھیں گے تو وہ مجھے لگتا ہے وہ میرا ڈریم ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ ہو جائے گا. تو ہم، مجھے لگتا ہے اسی سال ہم، اب چونکہ پاسبل نہیں ہے میگڈمائزیشن کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی سیمیٹری اس میں آ جائے گا، وہ کر لیں گے. تو ہم یہی سوال لے کے واپس اب آپ کے پاس ہی آتے ہیں، جس طرح سے ابھی آپ نے سوال ہی پوچھا تھا، یہ کہ جو بھی مکانات کچھ وہاں پر ہے، اور جس طرح سے کہا گیا ہے، میڈم نے ابھی بات کی کہ کچھ مکانات ہیں وہاں پہ جن کو وہاں سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ چیز لازمی ہے، یہ چیز ضروری ہے کہ جب تک نہ وہ لوگ حامی بھر لیں، جب تک نہ وہ لوگ اپنے اس علاقے کی ترقی کا خواب دیکھیں گے، اس میں یکجٹ ہو جائیں گے، اس میں اپنا ہاتھ بٹائیں گے، تب تک ممکن نہیں ہے. اور آپ سے بھی استدعا ہے کہ آپ اس سلسلے میں حامی بھر لیں، اور مکانات جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں گے، اور جلد ہی یہ جو ہے یہ کام جو ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچ پائے گا. ہیریٹیج کی ہم بات کریں گے، کچھ برجز کی ہم بات کریں گے آپ کے علاقے کی. وہاں پہ کچھ ہیریٹیج ٹائپ کا کچھ برج بھی بنایا گیا آپ کے اس علاقے میں اگر آتا ہے، تو اس سلسلے میں کیا ہے آپ کا ریئیکشن؟ جی، یہ ایک ہیریٹیج جو برج ہے اولڈ حبہ قدل، جی، یہ ہے 2-3 برج جو ہے فتح قدل کا. آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بہت سارا کچھ میں دیکھا. جب بھی شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ جب پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے، اس کے بعد بخشی صاحب بھی تھے، تو 1977 یہ اس وقت کی بات ہے جب فتح قدل سے ایک جلوس نکلا کرتا تھا وہ شکارے کا. تو وہ ایک ٹریڈیشنل وہاں پہ ایک بڑا دن مناتے تھے. وہ اس فتح قدل سے، حبہ قدل سے گزرتے ہوئے پھر آگے وہ جاتا تھا. لیکن پھر سارا کچھ بدل گیا. شاید 1983 کی بات ہے، 82 ہاں، مجھے لگتا ہے یہ تب، یہ تو ابھی 30-40 سال جب 90 کا یہ سارا کچھ ہو گیا، تو اسے پہلے تک وہ ہوتا تھا وہاں سے. تو پھر ہم فتح قدل کا برج بھی نیا بنا، تو لیکن جو پرانا برج ہے ہم نے اس کو باقاعدہ سے فٹ برج پھر بنایا لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کو، اور یہ جو فتح قدل ہے اس کی بھی جو یادگار رہے کہ فتح قدل کا برج کیسے ہوا کرتا تھا. اسی طرح سے جو حبہ قدل کا برج ہے، جو پرانا حبہ قدل کا برج ہے، بہت ہی خوبصورت برج ہے. بڑا لگتا تھا کہ یہ کچھ ہمارا جو اپنا آرکیٹیکچر ہے اس حساب سے وہ بہت ہی ہیریٹیج، آپ نے خود ہی کہا، ہمارے لیے نعمت تھی. اس کے ساتھ ہی وہ لیفٹ سائڈ پہ ایک گھاٹ ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے وہ. وہاں پہ ہمیشہ صبح سویرے وہاں کے پنڈت لوگ یا مسلمان لوگ وہ اٹھتے تھے، اور وہاں پہ ہاتھ منہ دھو کر صبح سویرے 4 بجے پھر وہاں سے ہی وہ ان کا گزر ہوتا تھا. حضرت سلطان رحمۃ اللہ علیہ وہاں جاتے تھے، دستگیر صاحب کے وہاں جاتے تھے پیدل.
पैदल वहाँ से सुबह शुरुआत, उनकी शुरुआत वहीं हुई है। वो हमारा यादगार एक घाट है और ये यादगार ब्रिज है, ये जो हबा कदल का। इसमें मुझे एक बात है, हमारी बदकिस्मती हो गई, इस ब्रिज को जब हमारी सरकार थी तो हमने 3-4 करोड़ रुपए इस पे दिए ताकि इसमें लोग चल सके आराम से या थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक भी आए। तो बदकिस्मती से इसमें कुछ चेंजेस लाई गई जो लोगों को रास न आए। जो लोगों ने कहा कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब हमारे जहन में एक प्रोग्राम है, हम इसको फिर से चेंज करना चाहते हैं कि हेरिटेज, जो एक हेरिटेज वहाँ के लोगों की अमानत है, उनको हम हवाले करें। बिल्कुल, बहुत सारे सवालात हैं क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि हमें मतलब वहाँ पे जो, क्योंकि इस वक्त तो शादियों का सीजन भी चल रहा है, कम्युनिटी सेंटर्स के हवाले से बात है, उनके रिनोवेशन के हवाले से बात है। कह रहे हैं कि मैडम से बता दीजिए कि वो उनकी कम्युनिटी सेंटर्स के हवाले से थोड़ा सा आपने CDF में से कुछ पैसा भी दे दे और उनकी रिनोवेशन जो है वो भी हो जाए। तो उसमें क्या कुछ किया जा रहा है? अगर आपने, उन्होंने आपसे कहा कि रिनोवेशन हो तो वो जरा बताए कहाँ पर रिनोवेशन करनी है। वो तो करनी, ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहीं कहीं आप नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस वक्त थोड़ा सा, आई एम सॉरी टू से, गलत है। हमने जो ही मैं यहाँ पे आ गए उससे पहले ही पार्लियामेंट मेंबर हमारे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, चूँकि हम तब कुछ भी नहीं थे, लेकिन मैंने उनसे कला कदल के लिए एक ये था कम्युनिटी सेंटर 18 लाख रुपए लिए। फिर मैंने गवर्नमेंट से ही DC साहब से और 8-10 लाख लिए, तो उसके रेनोवेशन वो बहुत ही खस्ता हो गया था। उसके साथ ही दूसरा है करफली मोहल्ला में, उसमें मैंने 8 लाख रुपए दिए। अब हमने जो बाबा डैम का बड़ा हमने मेहनत से और शौक से लगन से वो बनाया और गदूदबा का बनवाया, उनमें काम भी किया और बहुत खूबसूरत है। लेकिन अब घर को भी अगर हम देखेंगे नहीं रोज, वो भी खस्ता हो जाएगा। इसलिए आवाम का वहाँ पे आना जाना होता है। अब किसी किसी जगह अगर कुछ और भी करना होगा तो उसमें ये कोई ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे। जिस तरह से जिस तरह से नाजरीन, हमने जिस अंदाज में हमने मैडम से सवाल पूछा और इन्होंने इस सवाल के जवाब में देखिए कितनी जगहों का इन्होंने जिक्र किया। तकरीबन जो अभी मेरे नज़र में है 20 लाख से ज़्यादा पैसा जो है वो इन्होंने अपने CDF में से इन चीज़ों के लिए दे दिया है। क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं। अगर हम चंदपोरा गदूदबाग की बात करेंगे, वहाँ पे ड्रेनेज वर्कर्स की बात करेंगे, मैडम वक्त हमारे पास मुख्तसर है। मैं भी जल्दी इसकी बताऊंगी जो आप मुझे कहेंगे। गदूदबाग के मुतालिक हमने वहाँ पे ड्रेन बनवाई, उसमें भी तकरीबन 25 लाख रुपए खर्च हो गए। जो ड्रेन बनी, अब उसमें मैग्डमाइजेशन करना था। मैंने उनके साथ प्रॉमिस किया है कि नहीं, हम रोड इस तरह से हैफजली नहीं रखेंगे। अलबत्ता 2 डिपार्टमेंट्स के आपस में, सिटी रोड उसमें और R&B, उनमें आपस में कुछ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी। तो अब मैंने पिछले दिनों उनकी मीटिंग बुलाई। अब उन्होंने कहा कि एक डिपार्टमेंट आधा करेगा, एक डिपार्टमेंट आधा करेगा। वो मुझे लगता है वो ज़रूरत है लोगों के लिए, लोग बहुत परेशान है उस सड़क के लिए, उसमें हम कर लेंगे विद इन डेज। मुझे लगता है इंशाल्लाह वो हो जाएगा। आखिरी सवाल आपसे, आपने जिक्र किया, आपने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के हवाले से बता दिया, आपने जब से आप आए आपने कौन कौन से काम किए, आपने स्कूल्स के हवाले से बता दिया, आपने रोड्स के हवाले से बता दिया, आपने कम्युनिटी सेंटर्स के हवाले से बता दिया। अभी आने वाले वक्त में आपके जहन में किस तरह के सवालात हैं, किस तरह के काम जहन में हैं जो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करना चाहते हैं और जिनकी सौगात आप वहाँ के अवाम को देना चाहते हैं? मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है और जो मेरे जहन में पिछले कई सालों से पल रहा था, उसमें मुझे कामयाबी मिली लेकिन बहुत ही कम नसीब हुई। लेकिन मैं उसके लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ। जो हमारा रोड है हबा कदल से फतेह कदल तक, क्योंकि वहाँ पे कंजेशन बहुत है, बहुत ही मकानात ऐसे हैं जो बुसीदा हो गए हैं और वहाँ के लोग, वहाँ अगर आप भी गुजरेंगे आपने देखा होगा, एक ऑटो जब जाता है दूसरा ऑटो रिक्शा का गुजर नहीं हो सकता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल एंड फॉर द ट्रांसपोर्टर्स जो भी वहाँ से गुजरता है। वो रोड वाइडनिंग में वो ऑलरेडी प्रोग्राम है, लेकिन मुझे पैसों की अब उसमें ज़रूरत है और मैं डिपार्टमेंट से जो R&B का है उनसे भी यहीं पर आपकी वसातत से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो उसमें सरत लाए काम में। तो जितनी जल्द वो करे उतनी जल्द हम वो रोड देंगे। और बाकी जो है स्कूल है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरीज है, जो वक्त चूंकि आप कह रहे हैं वक्त जाने वक्त बहुत कम है, तो ये मेरे जहन में ऑलरेडी है। और भी कम्युनिटी हॉल्स है किसी किसी जगह जो जहाँ पर नहीं बने थे, जैसे छतबल एरिया है वहाँ पे भी बन रहा है। तो ये मेरी मुझे लगता है ये दीज आर द बेस्ट। कोई दो राय नहीं है,
ہم نے پاسٹ میں بھی سنا ہے کہ آپ یہیں سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے, آپ کا میسج کیا رہے گا آخری ایک لائن میں لوگوں کے لیے؟ میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ان کی بھی ایک ریسپانسبلٹی ہے ٹورڈ دس کانسٹیٹوئنسی. وہ بھی اگر اس کو دیکھے یہ اپنے گھر کی طرح رکھے ہر ایک جگہ سے, جیسے میں سمجھتی ہوں یہ میرا گھر ہے, وہاں کے لوگوں کو میں سمجھتی ہوں وہ میری فیملی ہے, اور فیملی کی ہی طرح میں ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں. اور اگر آپ کی وساطت سے میں ان سے کہنا چاہتی ہوں, اگر کسی بھی جگہ میں نے بیچ میں لوگوں کو نہیں رکھا ہے, میں ڈائریکٹلی فون اٹھاتی ہوں, جہاں پر بھی کوئی مشکل ہو, جہاں پر بھی کسی عورت کی, مرد کی, بزرگ کی کوئی بھی مشکلات ہو سکتی وہ مجھ سے رابطہ کرے, خود ہی ڈائریکٹلی میں حاضر ہو جاؤں. ایڈوکیٹ شمیم فردوس صاحبہ, دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے, جہاں بین پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, اور اپنے لوگوں کے لیے یہ امپورٹنٹ انفارمیشن دینے کے لیے, جس طرح سے آپ بدل رہے ہیں سیناریو وہاں پہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آدھے گھنٹے سے آپ نے ہمیں دیکھا, آپ نے ہمیں سنا, جس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے موضوعات پہ بات کریں گے, لیکن مختلف جو حلقے ہیں, اسمبلی حلقے ہیں, ان کے حوالے سے متواتر طور ہم وہاں کے اسمبلی ممبران سے بات کرتے رہیں گے, اور آپ کے مسائل پہ خصوصی بات ہوگی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.